Welcome back to Devang's Biology. In this video series on photosynthesis, we are discussing previous year NEET questions. Previous year NEET questions हम डिस्कस कर रहे हैं photosynthesis टॉपिक पे, राइट? क्यों? क्योंकि हम photosynthesis टॉपिक जो है इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस की एक वीडियो पहले भी हो चुकी है, मीन्स कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन के डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स। C4 प्लांट्स जो हैं वो C3 प्लांट से मोर एफिशिएंट क्यों हैं, फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शंस में से हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहला है दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट। अब जब हमने C4 प्लांट किए थे, C4 प्लांट के तो हमने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी एक अलग वीडियो में देखे हैं। तो उन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताया गया था कि C4 प्लांट जो हैं वो क्रांज एनाटॉमी करते हैं, राइट? उनकी जो एनाटॉमी होती है उसमें क्या स्पेशल होता है कि जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल, ठीक है, जाइलम इधर है, फ्लोएम इधर है, वेस्कुलर बंडल के आसपास थोड़े लार्ज साइज के थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। लार्ज साइज के थिक वॉल्ड सेल्स हैं जिनको हम बंडल शीथ कहते हैं, बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। और ये बंडल शीथ सेल्स जो है ना, इनके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, राइट? और इनके आसपास क्या होता है, इनके आसपास मीजोफिल सेल्स अरेंज होते हैं। मीजोफिल सेल्स जो हैं वो इन बंडल शीथ सेल्स को चारों तरफ से कॉन्सेंट्रिकली इसको कवर करते हैं। क्यों कवर करते हैं, इसकी पूरी डिटेल जो है वो हमारे C4 प्लांट की जो वीडियो है जिसपे C4 प्लांट का पूरा पाथवे डिस्कस किया है उसमें अच्छे से क्लैरिफाई किया है। बट स्टिल मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं कि जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, सबसे पहली बात तो इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, राइट? ज़्यादा मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो कहाँ पे होते हैं, बंडल शीथ सेल्स में। और ये जो मीजोफिल सेल्स हैं इनके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, इन केस ऑफ C4 प्लांट्स इनके अंदर पेप्केज एंजाइम होता है। दैट इज पेप्केज एंजाइम मतलब क्या हुआ, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ओके। और जो रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम किस में होता है, ये होता है बंडल शीथ सेल्स में। इन्होंने इस टाइप की जो एनाटॉमी ली है उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो रुबिस्को एंजाइम है, आपको पता है रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ले सकता है, राइट? अगर वो ऑक्सीजन ले लेता है तो C2 पाथवे में चले जाते हैं जिससे कार्बन जो है वो वेस्ट होता है। इसलिए इन प्लांट्स ने अपने आप को अडेप्ट करके, इनकी एनाटॉमी चेंज करके, जो बाहर के सेल्स हैं उनमें होता है एंजाइम पेप्केज। पेप्केज मीन्स मैंने आपको क्या बताया, कार्बोक्सिलेज। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, इसलिए इस टाइप से ये लोग अवॉइड किसको करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर देते हैं, राइट? तो इसमें हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से क्या आया, बंडल शीथ सेल्स होते हैं, थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं बंडल शीथ सेल्स। इनके अंदर ना ग्रेना भी नहीं होता। इनके जो क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलेकॉइड्स होते हैं, मैंने अभी आपको थाइलेकॉइड बना के दिखाया था। थाइलेकॉइड्स जो हैं जब एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं तो ग्रेना बनता है। यहाँ पे लूज फ्री थाइलेकॉइड्स होते हैं बंडल शीथ सेल्स में। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि C4 plants are photosynthetically more efficient than C3 plants because first option is they have more chloroplasts। यहीं पे हमें आंसर मिल गया, जितने ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। सेकेंड इज द कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट इज मोर, ऐसा तो नहीं होता इसमें। थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज ट्रैप्ड एंड रिसाइकल्ड थ्रू PEP कार्बोक्सिलेज। इन्होंने इसमें क्या लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड थ्रू ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन तो इसमें आता ही नहीं है। इन्होंने अपने आप को ऐसे अडेप्ट किया है कि फोटो रेस्पिरेशन वाली साइकिल में जाते ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। लास्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एफ्लक्स इज नॉट प्रिवेंटेड, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन राइट क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं इसलिए फोटोसिंथेटिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। Now the next question is in the leaves of C4 plants, malic acid synthesis during carbon dioxide fixation occurs in। C4 plants जो हैं उनमें malic acid synthesis कहाँ होता है,
C4 प्लांट्स में। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया ये जो है ये मीजोफिल सेल्स हैं, राइट, ये मीजोफिल सेल्स हैं और ये क्या है, ये बंडल शीथ सेल्स हैं। अब इनमें क्या होता है, मीजोफिल सेल्स में फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेस है और जो इनका फर्स्ट प्रोडक्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है दैट इज फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। तो ये जो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, फिक्स करके वो क्या बनाता है, फिक्स करके वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जब बनता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ईदर मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ये सब कहाँ पे हुआ, मीजोफिल में ही हुआ, मीजोफिल सेल्स में। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड जो भी बना है वो ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ सेल्स में। फिर बंडल शीथ सेल्स में जाके डीकार्बोक्सिलेशन होता है। मीजोफिल सेल्स में क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई थी। किसने फिक्स किया था, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट ने कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिक्स किया था विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेस, राइट। उसके बाद क्या हुआ, जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना दैट वाज 4 कार्बन कंपाउंड। वो 4 कार्बन कंपाउंड जो था वो कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में, और ये जो मैलिक एसिड है ये गया कहाँ पे, बंडल शीथ सेल्स में। और बंडल शीथ सेल्स में ये 4 कार्बन कंपाउंड जो था उसने डीकार्बोक्सिलेशन किया, डीकार्बोक्सिलेशन करके उसने 3 कार्बन कंपाउंड बना दिया। और ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है पाइरूविक एसिड वो वापस ट्रांसपोर्ट हो जाता है मीजोफिल सेल्स में। इन शॉर्ट हम देखें तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये इसका सिंपल सा पाथवे है। ओके, तो मैलिक एसिड कहाँ पे आया, मीजोफिल सेल्स में प्रोड्यूस हुआ। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स मैलिक एसिड सिंथेसिस ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर्स इन। तो मैलिक एसिड सिंथेसिस कहाँ हुआ, मीजोफिल सेल्स में। फिर ये ट्रांसपोर्ट होके कहाँ चला गया था, बंडल शीथ सेल्स में। और डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ हुआ था, बंडल शीथ सेल्स में। मे भी कुछ ऐसा पूछ लें कभी कि डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो कौन से सेल्स में होता है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 टाइप के सेल्स इन्वॉल्व है, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ पे होता है, मीजोफिल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है। और डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होता है, डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो बंडल शीथ सेल्स में होता है। जबकि डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में हमसे पूछा नहीं है, बट मे भी कभी आगे किसी क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। सो अवर राइट करेक्ट आंसर इज, इनके ऑप्शंस क्या हैं, गार्ड सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ। अवर राइट आंसर इज मीजोफिल सेल्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन्स from excited chlorophyll molecule of photosystem 2 are accepted first by photosystem 2। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने लाइट रिएक्शंस में पढ़ा था। लाइट रिएक्शंस में हमने 2 टाइप के फोटोसिस्टम्स पढ़े थे, फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करता है, ओके। उसके लिए हमें थोड़ा सा लाइट रिएक्शन समराइज करना पड़ेगा। हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को देखते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या हुआ था, ये सपोज थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसमें PS2 था, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें PS2 होता है, इसमें PS2 होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। और सेंटर में रिएक्शन सेंटर होता है। रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल। अब सनलाइट से जब एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इट इज एक्सेप्टेड बाय दीज एक्सेसरी पिगमेंट्स, और ये पास हो जाता है इसको, किसको, रिएक्शन सेंटर को। फिर रिएक्शन सेंटर के इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होते हैं, एक्साइट होके कहाँ जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारा कौन सा है, फोटोसिस्टम 2 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है हमारा फियोफाइटिन, राइट। फियोफाइटिन जब एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, फिर वो कहाँ दे देता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डाल देता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन उसको एक्सेप्ट करता है, फिर कहाँ जाता है, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में, और उसके बाद कहाँ जाता है, प्लास्टोसाइनिन के पास, राइट। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल। मैंने आपको कहा ना ये क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल्स का डाइमर होता है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय।
सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करता है। अब इसमें हमारे ऑप्शंस क्या हैं वो देखते हैं। ऑप्शंस है फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ या क्विनोन। अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो कौन सा है, फियोफाइटिन, लेकिन यहाँ पे फियोफाइटिन नहीं है, इसका मतलब उसके बाद हमारा क्या आता है, प्लास्टोक्विनोन, राइट। तो हमारा इसमें आंसर क्या आएगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो यहाँ पे है उसमें से हमारा साइटोक्रोम बी भी नहीं है, साइटोक्रोम एफ भी नहीं है, फेरिडॉक्सिन जो है वो तो फोटोसिस्टम 1 की तरफ जाता है, तो हमारा आंसर है क्विनोन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर्स इन सेल्स ऑफ। अरे ये क्वेश्चन तो अभी हमारा पीछे गया, वापस रिपीट हो गया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस which of the following phenomenon is observed during cyclic photophosphorylation as well as non-cyclic photophosphorylation। ठीक है, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का कि लाइट रिएक्शन जब होता है तो उसमें कौन सा फिनोमिनन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस साइक्लिक में भी होता है और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में भी होता है। पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे हुआ था, आपको याद है, यहाँ पे जब हमने सीखा था कि फोटोसिस्टम 2 के यहाँ पे जो इसके थाइलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है फोटोलाइसिस, राइट। फोटोलाइसिस मीन्स क्या है, वाटर का ब्रेकडाउन। वाटर का जो ब्रेकडाउन हुआ था, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ था इनटू 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ O2, राइट। क्वेश्चन क्या है हमारा कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन जो है ये दोनों में, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों में होती है या एक में होती है। ये हमने सीखा था कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन मीन्स फोटोलाइसिस जो है वो सिर्फ PS2 में होती है, मीन्स नॉन साइक्लिक वाले में होती है, राइट। अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक हमने एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन के डिस्कशन में पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे रिलीज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ नॉन साइक्लिक में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ ATP। फॉर्मेशन ऑफ ATP जो है ये इन्होंने पूछा है कि ड्यूरिंग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में होना चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ ATP जो है वो हमारा कहाँ पे होता है, फॉर्मेशन ऑफ ATP जो है हमारा एटीपेज एंजाइम जो है उसके थ्रू होता है, और इस ATP सिंथेसिस एंजाइम जो है इसके थ्रू होता है, और वो कहाँ पे होता है, नॉन साइक्लिक में भी होता है और साइक्लिक में भी होता है। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ से जो प्रोटॉन्स हैं वो प्रोटॉन जाके कहाँ चले जाते हैं, ल्यूमेन में चले जाते हैं। ल्यूमेन में जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है तो उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को रिलीज करने के लिए ये प्रोटॉन्स F0F1 कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें से पास होके वापस स्ट्रोमा में जाते हैं, एंड इन द मीन टाइम ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ATP बना देते हैं। अब ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ हमारा इस ड्यूरेशन में जब हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, उस ड्यूरेशन में प्रोटॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं ल्यूमेन की तरफ। तो ये जो प्रोसेस है ये दोनों में आता है, नॉन साइक्लिक में भी और साइक्लिक में भी, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ ATP जो है वो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ NADPH। NADPH जो है वो किस में फॉर्म होता है, NADPH साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फॉर्म नहीं होता। NADPH जो है वो सिर्फ नॉन साइक्लिक में होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या था, फॉर्मेशन ऑफ ATP। ATP जो है वो नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों में ATP फॉर्म होता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NADPH2 is generated through NADPH। NADPH2 जो है वो कहाँ जनरेट होता है, NADPH2 is generated through photosystem 2 या एनारोबिक रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलिसिस या फोटोसिस्टम 1। जब हमने लाइट रिएक्शंस डिस्कस किए थे उसमें हमने ये देखा था कि NADPH2 जो है वो इन चारों में जो ऑप्शंस थी ना, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, उसमें से NADPH2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे जब हमारा फोटोसिस्टम 1 आता है आगे, यहाँ पे हमारा फोटोसिस्टम 2 था, उसके बाद ये साइकिल जो कंप्लीट हो, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट होती है
तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं फोटोसिस्टम 1 में, राइट। फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को ये इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, फिर ये एक्साइट होता है, एक्साइट होके ये किसको देता है? इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसका A0 है, और यहाँ पे उसके बाद आता है फेरेडॉक्सिन। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाता है फेरेडॉक्सिन में, राइट। और फेरेडॉक्सिन के बाद इसकी मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन है, वहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है। इस टाइम पे क्या बनता है? NADPH2 बनता है। NADP gets converted into NADPH2 when electron is passed from ferredoxin to NADP reductase enzyme, right? तो NADPH2 जो है जनरेट कहाँ से हुआ? फोटोसिस्टम 1 में से जनरेट हुआ। So our right option is photosystem 1. Next question is the first step for initiation of photosynthesis will be. जब सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की स्टार्टिंग होती है, मैंने आपको इस चीज़ के बारे में क्या बताया था? फोटोसिंथेसिस जो है उसमें 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 जनरेट होते हैं। ATP और NADPH2 जो है वो ऐसी एनर्जी करेंसीज हैं जो इनको डार्क रिएक्शन में रिक्वायर्ड होती हैं, राइट। जब तक ATP और NADPH2 नहीं बनेंगे तब तक डार्क रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। डार्क नहीं, एक्चुअली उसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहना चाहिए, है ना। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस जो हैं उनमें ATP और NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो होने से पहले जहाँ पे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, वाइल इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस क्या होता है? एनर्जी करेंसीज बनती हैं ATP एंड NADPH2। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या था? द फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कहाँ पे आना चाहिए? लाइट रिएक्शन में आना चाहिए, क्योंकि जब तक ATP और NADPH2 नहीं बनते हैं तब तक वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता है फोटोसिंथेसिस का। अब इनके ऑप्शंस क्या हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ATP फॉर्मेशन, ग्लूकोज फॉर्मेशन। अब आप देखिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर कब होगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर कब होता है? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे निकल जाते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स लैग कर जाते हैं, कमी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, तब ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे इनको रिप्लेनिश करता है। लेकिन उससे पहले तो हमारा यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जा चुके हैं ना, तो इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेप तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले मैंने आपको इसमें क्या बताया कि लाइट एब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पे, और लाइट एब्जॉर्ब करके फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्साइट होते हैं। तो हमारा ये वाला जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका एक्साइटमेंट जो है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी फोटोलिसिस ऑफ वाटर, नहीं, excitement of chlorophyll molecules due to absorption of light. Now the next question is, in photosynthesis energy from light reaction to dark reaction is transferred in the form of। मैंने अभी आपको क्या बताया कि लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 बनते हैं और वो डार्क रिएक्शन में एज ए एनर्जी करेंसी यूज होते हैं, ठीक है। अब हमारे ऑप्शंस क्या है? इन्होंने पूछा भी यही है। इन्होंने क्या पूछा है कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनी है वो डार्क रिएक्शन में किस फॉर्म में जाती है? तो हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, ATP और NADPH2। इनके ऑप्शंस है ADP, ATP, RUDP या क्लोरोफिल। सिंपल आंसर ATP। 2 ही तो एनर्जी फॉर्म्स हैं जो वहाँ पे जाते हैं हमारे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? ऑप्शंस हैं क्लोरोफिल, वाटर मॉलिक्यूल, O2 या RUBP। अभी थोड़ी देर पहले बताया था लाइट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जिसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। यहाँ पे क्या है? डाइमर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अवर करेक्ट आंसर इज क्लोरोफिल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C3 प्लांट्स इज। जब हमने C3 पाथवे पढ़ा था, C3 पाथवे में क्या है कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करने के लिए जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो है RUBP, राइट, राइबोलोज
बिसफॉस्फेट, या उसको RUDP भी कहते हैं, राइबोलोज डाइफॉस्फेट। अब इनका क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, इनका क्वेश्चन है कि प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C3 मॉलिक्यूल्स। यही तो क्वेश्चन है कि प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए C3 प्लांट्स में RUDP होता है, राइबोलोज डाइफॉस्फेट या राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। इनके ऑप्शंस क्या हैं, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट किस में आता है, C4 प्लांट्स में आता है। C4 प्लांट्स में जो प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए दैट इज फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, C3 में नहीं है। फिर है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है ना C3 पाथवे में, ये वो है। इन्होंने फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं पूछा, इन्होंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करे या कौन फिक्स कर रहा है। फिर नेक्स्ट इनका ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। नहीं, हमारे पास क्या होता है, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट या राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर इज टू विच क्वेश्चन, द प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C3 प्लांट्स इज। C3 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कौन फिक्स करने के लिए एब्जॉर्ब करता है, दैट इज RUDP या RUBP। Okay, so next question is, in C3 plants, the first stable product of photosynthesis during dark reaction is। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में यही बताया, लास्ट क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे उसमें आया था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मैंने आपको क्या कहा था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो प्राइमरी एक्सेप्टर नहीं है बल्कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, in C3 plants the first stable product of photosynthesis during dark reaction is। इनके ऑप्शंस हैं मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। राइट, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये इनका करेक्ट ऑप्शन है। मैलिक एसिड जो है वो कब बनता है, C4 प्लांट्स में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, फिर दैट गेट्स कन्वर्टेड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। ठीक है, ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और मैलिक एसिड जो है ये C3 पाथवे में आते ही नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स, फिर आगे ऑप्शंस हैं, दे आर रिच इन रुबिस्को, दे आर रिच इन PEP कार्बोक्सिलेस, दे लैक रुबिस्को, दे लैक बोथ रुबिस्को एंड PEP कार्बोक्सिलेस। अभी हमने C4 पाथवे के बारे में समराइज किया था, तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि मीजोफिल सेल्स जो हैं उनमें PEP कार्बोक्सिलेस होता है और बंडल शीथ सेल्स में रुबिस्को होता है। इसके पीछे रीजन क्या है मैंने वो भी बताया आपको कि रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन भी ले सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकता है। अगर वो ऑक्सीजन ले लेता है तो फोटो रेस्पिरेशन में चला जाता है। फोटो रेस्पिरेशन में जो है वो वेस्टफुल साइकिल कहलाती है, उसमें कार्बन जो है वो वेस्ट होता है। इसलिए टू अवॉइड दिस फोटो रेस्पिरेशन इन्होंने C4 प्लांट्स ने अपनी एनाटॉमी चेंज की है, और उस एनाटॉमी को हम क्या कहते हैं, क्रांज एनाटॉमी। तो ये जो स्पेशलाइज्ड एनाटॉमी है उसके बेस पे क्या होता है कि बंडल शीथ सेल्स के आसपास मीजोफिल सेल्स होते हैं, और वो जो मीजोफिल सेल्स हैं उनमें PEP कार्बोक्सिलेस होता है, सो दैट टू अवॉइड ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि PEP कार्बोक्सिलेस है तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और फिर वो पूरी तरह से बंडल शीथ सेल्स को कवर करके बैठे हैं, इसलिए बंडल शीथ सेल्स में जो रुबिस्को है वो अपना प्रॉपरली वर्क कर पाता है। और रुबिस्को को और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ईजिली मिले उसके लिए क्या करते हैं, मीजोफिल सेल्स में जो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड बने हैं वो बंडल शीथ सेल्स में एंटर होकर डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो रुबिस्को को और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन रुबिस्को के आसपास ज़्यादा हो जाता है, सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड और केल्विन साइकिल करके ग्लूकोज बना सके। राइट, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन, बंडल शीथ सेल्स जो है वो रुबिस्को में रिच होते हैं। So this is the correct option. The next question is presence of bundle sheath is a characteristic of। कितनी देर से हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि बंडल शीथ जो है वो कौन से टाइप के प्लांट्स में होता है, वो C4 प्लांट्स में होता है। तो हमारा आंसर बहुत सिंपल है, इनके ऑप्शंस हैं ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, मेंबर्स ऑफ ग्रास फैमिली, C4 प्लांट्स या C3 प्लांट्स। तो हमारा राइट आंसर है C4 प्लांट्स। याद कर लो इस चीज को, C4 प्लांट्स में क्रांज एनाटॉमी होती है। क्रांज एनाटॉमी जो है उसमें हमें बंडल शीथ सेल्स जो हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, उनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। C4 प्लांट्स जो है ना उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मेमोराइज कर लेना। अब हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं अभी भी,
उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स। थैंक यू।